बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की तरफ से प्यार भरा सलाम। आज 2 ज़िलहज है, यानी अब से 3 दिन या 4 दिन बाद हुज्जाज इकराम एहराम बांधने के बाद जो कितने भी अमूर हज हैं वो शुरू हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस हज के सदक़े अगले साल हमें भी हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जब भी हज करके कोई आता है, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो हज कर ले और हज के बाद ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई बातों पर गुजारे, ना किसी की दिल आज़ारी करे, ना कुछ गलत बात करे, ना गीबत करे, ना कीना रखे, ना बुग़्ज़ रखे दिल में, और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ़ कर दे। गुस्सा आए तो उसको पी जाए, हक़ पर होते हुए भी बदतमीज़ी ना करे, बल्कि हक़ का साथ ज़रूर दे। और साथ साथ ये बात कि अगर कहीं पर लड़ाई है और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए वो ताकत रखता है और झुक जाता है, तो ऐसे शख्स के लिए नबी करीम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी तो मग़फ़िरत है, लेकिन अगर वो किसी की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके इस किरदार की वजह से उस शख्स की भी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो कितना बड़ा सवाब है हज का। और हज करने जब आप जाते हैं तो वापस आकर झूठी कहानियाँ सुनाने से बेहतर है कि आप इतना बड़ा फ़रीज़ा अदा करके वापस आएँ। जिस पर एक वाक़या मैं शेयर करूं कि बड़ा अफ़सोस भी हुआ कि आप जानने वाले थे, उन्होंने हज किया और वापस आए तो उन्होंने कहा कि हजर अस्वद का पत्थर जहाँ लगा है खाना काबा में, वहाँ की सिक्योरिटी ख़त्म हो गई और मेरे बेटे को वहाँ तैनात कर दिया गया। तो फिर मैंने उनको कहा कि इतनी सिक्योरिटी सख्त होती है वहाँ की कि एक बंदा जाने से पहले 6 बंदे पहले आते हैं, यानी एक बंदा अगर जाता है तो 6 बंदे पहले वहाँ आकर खड़े होते हैं। तो ये झूठ बोलना आप अपने अजर और सवाब को ख़त्म कर देते हैं। आपने वहाँ पर क्या किया क्या नहीं किया किसी को नहीं पता, क्योंकि आपके अमूर आप जाने और रब बारी ताला जाने, और किस तरीके से उसने आपको बुलवाया ये भी अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला आपके कोई भी राज हम पर अयान नहीं करता तो आप क्यों झूठ बोलकर अपनी झूठी शान बनाते हैं। इसी के साथ 2 ज़िलहज को हमारे इस खूबसूरत से प्रोग्राम की ज़ीनत बने हैं शेरोज़ सिराज साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप? माशाल्लाह। इसी के साथ मरगूब अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? ज़बरदस्त चिकन और ज़बरदस्त वो मीठा, तो मैं खैर मुझे नाम वो ट्राइफल था, वो जो भी था, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त था। विद इन द 15 मिनट्स बनी हुई चीज़ और बड़ा ज़बरदस्त था। और उसके बाद वो इमली आलू बुखारे का शरबत था, क्या मैं गलत नहीं, बिल्कुल ऐसी चीज़ें। तो बड़ी हम डिफरेंट चीज़ें हैं, आप खाते पीते हैं इनके घर जाकर। और ये ही इज़ द ओनली वन जो को हम मैंने कॉल नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी में कल उनको कॉल की कि भाई हम आ रहे हैं, और फिर उन्होंने जो एहतमाम किया पूरे दस्तरखान, जज़ाकल्लाह उसके लिए। तो इसी के साथ ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ZS परफ्यूम के रूहें रवां हैं। और अच्छा, मैं बेसिकली जब आपने मुझे कहा कि आपकी परफ्यूम के बारे में मुझे फ़ीडबैक देना है, जिस दिन आप देखेंगे तो उसके बाद से ही मतलब मैं सिर्फ शो करता हूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता हूँ, तो मैं रिव्यू नहीं दे सका। द बेस्ट परफ्यूम है। और सेकेंड थिंग, लास्टिंग वाकई में लग नहीं रहा था कि लास्टिंग इतनी देगी, लेकिन लास्टिंग है इसकी। नहीं अच्छा, मेहनत तो करते हैं। देखें आप अगर विद सॉरी ये बात मैं कहूँगा कि 2 नंबरी भी करते हैं ना, उसमें मेहनत चाहिए होती है। आप किसी की कोई प्रोडक्ट चोरी करते हैं या आप डकैती मारते हैं, उसमें मेहनत होती है। मेहनत का तरीका डिफरेंट होता है। जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो ना, उसमें कामयाबी ज़रूर होती है। मसला ये है कि बस अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई बातों पर चलें, अल्लाह मज़ीद कामयाबियाँ देता है। और महबूब अब्बासी साहब, आपकी तरफ आते हैं माहौलियाती आलूदगी और शजरकारी के बीच का क्या हम वो कहेंगे ना, आप बताएं कि किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं। अब तो ये पूरी दुनिया का मसला हो गया है कि माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है, और इसमें ज़ाहिर बात है हमारी बसेस, उनकी गाड़ियाँ, उनकी गैसेस, और क्या कहते हैं ऑक्सीजन का कम हो जाना हमारे शहर के अंदर, जो अब हमारा शहर है इसके अंदर बहुत बुरी चीज़ें इसके अंदर हमारी उसमें शामिल हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारी सांस लेने के लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अस्थमा हो जाता है उनको। तो इसका तो वाहिद हल कुदरती तौर पे जो है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। हर इंसान को चाहिए दरख्त लगाना चाहिए, ताकि उसके लिए या आने वाली नस्लों के लिए उसको बेहतरीन पुरफ़ज़ा माहौल मिल सके। तो हमारी जो ये आलूदगी है, इसके अंदर ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें ऐसी शामिल हुई हैं। दरख्त कट गए हमारे यहाँ के, बहुत कम रह गए, बहुत ही कम फ़ीसद हमारे पास जंगलात रह गए,
और जब हमारे पास ये पानी भी हमारा ख़राब कर रहे हैं, आब व हवा हमारी ख़राब कर रहे हैं, फिज़िकल फिटनेस हमारी ख़राब कर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा ये टारगेट फोकस है जिस पर हमें काम करना चाहिए आने वाली नस्लों के लिए और अपने लिए। ओके जी, हम आते हैं शुरू आपकी तरफ कि कराची में जो सब्जा है या ग्रीनरी है वो सिर्फ 2% से भी कम रह गई, इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो दुशान में मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इनवाइट किया प्रोग्राम में, और दूसरा जैसा आपने सवाल किया कि सब्जा 2% से भी कम रह गया है। जिस तरीके से शहर को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, शहर की सड़कें आप देख लें, स्ट्रीट क्राइम आप देख लें, रोज़गार आप देख लें, इसी तरीके से तरक्याती कामों की नज़र शहर से दरख्तों को काटा जा रहा है और जवाज़ बनाया जा रहा था कि ये फलाना दरख्त है, क्रोनो कार्पस है, इसलिए इसको रिमूव कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ शहर के जो 100 साल पुराने दरख्त हैं उनको भी इसी की तरीके से काट दिया जा रहा है। जहाँ इस शहर का सब्ज़ा 25% होना चाहिए कम अज़ कम, वहाँ अब 2% से भी कम रह गया। ठीक है, एक तरफ गवर्नमेंट ने ये हाल किया हुआ है, दूसरी तरफ हम और आप देखते हैं कि माजी में 90s के अंदर हर घर के अंदर एक आम का, अमरूद का, शरीफे का दरख्त होता था। शहर में कोयल, बुलबुल, मैना, हरे तोते नज़र आते थे। इस वक्त जब हमने भी तरक्की करना शुरू की, हम भी जब साइकिल से कार लेकर आए तो हमने भी अपनी क्यारियाँ रिमूव कर दी। जब क्यारियाँ रिमूव की तो वो दरख्त हमने काट दिया। जब दरख्त काट दिया तो परिंदे भी चले गए हमारे से। तो जो ये 2% हो गया है, अब आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल से माइनस में जाने वाले हैं, जीरो हो जाएगा। जीरो हो अच्छा, जाएगा। आप पहले वो जिसको हम अपने पढ़े लिखे बच्चों के लिए मैं बोलूँ तोता या ग्रीन पैरेट जिसको हम बोलते थे, वो अक्सर माहौल में नजर आ जाता था। अब तो एक अरसा ही हो गया, मैंने भी नहीं देखा। पिंजरों में जरूर देखे, बेचारे कैद हुए, मैंने लोकली उड़ते हुए नहीं देखे। अब तो चिड़ियाँ कम हो गई हैं। बिल्कुल 90s के दौर आप देखें, ये झुंड में नजर आते थे हरे तोते आपको, ये आप हसन स्क्वायर भी देख सकते हैं, झुंड में नजर आते थे। अभी भी मलीर और एयरपोर्ट के साइड पे कुछ नजर आ जाते हैं, लेकिन पहले हर गली मोहल्ले में नजर आते थे। उसकी बेसिक वजह ये थी ना कि हमारे जो दादा दादी, नाना नानी थे, वो अटैचमेंट थे गार्डनिंग से। हर घर के बाहर कोई ना कोई दरख्त लगा हुआ ही होता था कि ये दरख्त मेरी दादी ने, मेरी नानी ने लगाया। आज हम बच्चे दूर हो गए। यकीन माने, मैं जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज गया, बच्चों से पूछा कि फल कहाँ से आते हैं, तो बच्चों ने कहा सब्जी मंडी से आते हैं। न्यू कराची के, सरजानी के, लियारी के जो 40 गज और 60 गज के घर हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, उन बच्चों ने दरख्तों को ही नहीं देखा कि दरख्त में आम भी निकलता है, दरख्त में अमरूद भी निकलता है। शरीफे का दरख्त शहर में बहुत कॉमन था, चीकू का दरख्त बहुत कॉमन था, आज नजर नहीं आता। हम लोग इरिटेट हो जाते दरख्तों से, नहीं यार दरख्त होंगे तो परिंदे बीट करेंगे, हमारी गाड़ियां खराब हो जाएंगी। लेकिन उसका असर हमारे माहौल पे किस तरीके से पड़ रहा है, अभी भी आप देखें हीट स्ट्रोक्स में कितने लोग मर रहे हैं। और अभी रिपोर्ट थी कि पहले तो 2015 में एक हीट स्ट्रोक आया था, जुलाई का पहला अशरा था, रमजान का पहला अशरा था, जुलाई के फर्स्ट वीक 2,500 से 3,000 लोग एक हीट स्ट्रोक में मर गए। तो उसके बाद भी वो अलमिया देखने के बाद भी हमने कुछ सबक नहीं सीखा कि उसके बाद आप देखें हर साल मई और जून के अंदर 500-600 लोग बेचारे मर जा रहे हैं। मैं आपसे शान भाई कहता हूँ, ये गर्मी हम और आप कम नहीं कर सकते हैं, ये मजीद बढ़ेगी। लेकिन शजरकारी करके, दरख्त लगा के इर्द गिर्द के माहौल को ठंडा कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर ना असल में एक चीज़ है कि बड़ा अच्छा यूजेज, जो मैं 6 महीने पहले एक शो मैंने किया था उसके अंदर बताया गया था, और अभी तक मैंने उसका इम्प्लीमेंट होते हुए देखा नहीं है। अच्छा, वो इम्प्लीमेंटेशन क्या थी कि आपका जो वज़ू खाना है, वैल्यूएशन सेंटर जो एरिया है, उसके अंदर सबसे पहले तो पान गुटके वालों को मना करें, नस्वार वालों को मना करें, ठीक है। उसके बाद जो उनका एक अलग से काउंटर बना दे, जो बाहर जो वज़ू का पानी होता है वो लिटरली आप पी नहीं सकते, लेकिन वो होता साफ़ है, ठीक है ना। उसमें अगर आप शैम्पू यूज़ नहीं करते, आप वही इरिगेटेड वाटर की टाइप पे यूज़ करें कि आप एक गड्ढा खोदें, उसके अंदर पाइप लगाकर वही पूरा ड्रेन वाटर उसके अंदर डाल दें। जब ज़मीन तर रहेगी वो उसको रिसाइकिल करके आपको फ्रेश पानी देगी। हमारे यहाँ पर ये वाली चीज़ है कि हम काम तो उल्टे कर देते हैं, इतना कराची को खोद रहे हैं कि खोद खोद के बर्बाद कर दिया। अभी कल हम गुजर रहे थे एक जगह से, रमीज़ भाई और मैं, तो वो वहाँ पर भी ना एक ज़ोरदार आवाज़ आई, कोई तो जगह छोड़ो। मैंने कहा शायद फ़ोन पे लगे हुए हैं, क्या है क्या नहीं, वो बाद में देखे। मैंने कहा कहते ये देखो ये जगह बची हुई थी, ये भी खोद दी उन्होंने। तो मकसद ये है कि बनाने का माहौल नहीं है। जहाँ पर ये दरख्त का कहना है, तो पहले हर घर में दरख्त होता था, डाकू भाई कम होते थे ना। अब तो डाकू भाई कहते हैं आपने दरख्त लगाया, हम आपके पास मिलने आ रहे हैं। तो लोग ने डर से भी दरख्त काटे। और फिर हमारे जो जितने भी इक़्तिदार में लोग हैं, उनको ये हुआ कि ये तजावुज़ात हैं, इनको पहले तोड़ेंगे और उसके पहले दरख्त तोड़ेंगे, काटेंगे। तो बरगूब साहब ने भी कहा कि मेरी इतनी मेहनत के लगे हुए दरख्त, मैं इसको बर्बाद होने से बेहतर है कि उखड़वा कर, यानी जड़ से उखाड़ कर मैं मदरसे में लगा दूं जहाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। कल यही बात हो रही थी हमारी। तो आप ये देखिए कि आपने लोगों को, दोज पीपल हु लव टू बी अ गार्डनर और गार्डनिंग के लिए जिनको शौक है, आपने तो उनका भी वो कहते हैं ना जीना मुहाल किया हुआ है कि आपका मतलब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कल लाहौर की मैं वीडियो देख रहा था, एक बंदे की 3 बेटियां थी, उसने बैल पाला, बच्चा पाला, 1 दिन का बच्चा था, उसको पाला, गोद में लेकर सोना करना। अब वो मसला ये कि ईद के फ़ौरन बाद शादी है
और लड़की वालों से लड़के वालों ने जहेज मांग लिया। अब उस बेचारे के पास कुछ भी नहीं था। उस बंदे ने जब बैल बेचा तो उसने मतलब वो सारे कह रहे हैं अब लोग, उसने कहा आज मैंने अपना बेटा बेच दिया। ये मेरा वो बेटा था कि मैं कहीं जाता था मेरे साथ होता था, मैंने सामान लेना इसकी कमर पे लाद देना, और नहीं लाद दूं तो कहते इतना जोर से मुझे एक वॉइस प्रोड्यूस करता है बैल, कहते हो इतनी जोर जोर से चीखता था कि तुमने सामान क्यों उठाया मेरे ऊपर रखो। तो वो इंसान की मोहब्बत प्यार, यही वाकया जैसे आपने कहा कि चरिंद परिंद आते हैं तो हरे तोता, कोई जख्मी, भोपाल का ही वाकया इंडिया का, उस बंदे ने कहा कि मैं फ्रूट वाला हूँ और मेरे सामने ना तोते को किसी ने मारा, बहुत लहूलुहान हुआ था, मैंने उठाया उसकी मरहम पट्टी की और रोज़ मैं उसको ना अपने हाथ से वो देता था, फल जो है वो बनाकर। कहते फिर मैंने इसका घोंसला बनाया अपने हाथ से और फिर मैंने इसको दरख्त पे रखा, मैं रोज़ उसको देता था, इतना कि ये उड़ने के काबिल हो गया। कहते फिर इसकी जो है वो मतलब वो फीमेल थी, उसकी नस्ल पैदा हुई तो वो अपने मतलब मेल को भी लेकर आई, और वो जब उनके बच्चे पैदा हुए तो उसने मुझे आके ना चोंचे मारते थे मियाँ बीवी दोनों, मतलब मेल फीमेल के, आओ बच्चे हो गए उनको देखो। कहते फिर मैं उनको भी अपने हाथ से, कहता है ये चौथी नस्ल है जो मेरे हाथ से जा रही है। तो यही वाली चीज़ कि मोहब्बत प्यार तो जानवरों के अंदर है, आप इंसान से करें तो क्या बात है। अच्छा जी, पर्माकल्चर क्या चीज़ है, ये मैंने भी पहली दफ़ा सुना है। हाँ, ये अभी ज़रा कभी हमारे यहाँ इसकी शऊर अवेयरनेस कम है। पर्माकल्चर जो है ना, ये ऐसा है कि आपको एक छोटी जगहों के अंदर, पहले तो मियाँ वाकी ने एक फॉरेस्ट का तस्वुर दिया था, उसके अंदर भी यही था कि बहुत सारे पौधों को एक जगह लगाना, दरख्तों को। पर्माकल्चर के अंदर ये है कि इसमें पौधे, इंसान, जानवर, कंपोस्ट और कुदरती और साइंसी तरीके से कम मेहनत में एक छोटे छोटे बाग बना के छोटी छोटी जगहों पे प्रोड्यूस करना अपनी सब्ज़ी को, अपने फल फ्रूट्स को। तो जिन लोगों के पास कुछ थोड़ी बहुत भी ज़मीन है, ये है, तो वो चाहें तो उसको कर सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल इसके अंदर कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करते हैं, वहीं की पत्तों की खाद को इस्तेमाल करते हैं, वहीं पे उसी ऑर्गेनिक, अगर उन्हें दवाओं की ज़रूरत पड़े, वरना कोई दवा नहीं उसके अंदर इस्तेमाल की जाती, वहीं पर बारिश का पानी जो स्टोर होता है वो उसको स्टोर कर लेते हैं। और इस तरीके से कुदरत और साइंस ने मिल के एक छोटे छोटे बागों में बनाए हैं, जिसके अंदर से आपको अपनी सब्जियां भी मिलेंगी, साया भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगी, खूबसूरती भी मिलेगी। पर्माकल्चर बस इसी तरह की एक टेक्निक अब आई है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं, कौन सी नई जिद्दत लेकर आ रहे हैं, कुछ नई स्मेल आ रही है ईद पर, ईद और कुर्बान पर? बिल्कुल, इसमें जो है ना अभी मैं ब्लैक पॉइजन इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है, और माशाल्लाह आप खुद जब आपको चेक करवाऊंगा। लॉन्च हो गई या नहीं हुई? लॉन्च हो गई। तो लाए हैं आप? ब्लैक पॉइजन तो इसमें नहीं लेकर आया, लेकिन कितनी बुरी बात है ना, देखें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट विजिट पे हम आपसे ब्लैक पॉइजन। अच्छा ये बताएं कि ब्लू वाटर या ब्लू आइस भी एक बड़ा मशहूर नाम है, तो वो भी है आपके पास? बिल्कुल लाजमी, क्यों नहीं। अच्छा एक बात है कि अब मुझे ये बताइएगा, फ़र्ज़ करें हम फ्रेगरेंस की अगर बात करते हैं, खुशबू की अगर हम बात करते हैं, तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं और नाम भी सिमिलर है, तो खुशबू भी मिलती जुलती है या डिफरेंट होती है? जैसे ब्लू आइस है तो एक हो सकता है इन भाई की भी हो, मरगूब साहब की भी हो, आपके पास भी ब्लू आइस का जो है वो स्मेल हो, तो डिफरेंट होगी स्मेल, खुशबू सबकी, या मिक्स एक जैसा ही होगा? इसमें 19-20 फ़र्क होगा लाजमी, क्योंकि कंपाउंड का फ़र्क आता है, फिक्सर का फ़र्क आता है, हर बंदे का अपना अपना कंपाउंड होता है, ठीक है। जैसे अपना अपना मटेरियल होता है, अपना अपना सिस्टम होता है, तो थोड़ी बहुत 19-20 लाजमी होगी, किसी की भी सेम नहीं हो सकती। अच्छा, और सेम होगी तो फिर लोग बोलेंगे तो इसने कॉपी कर दी। इसी तरीके से कॉपी के अलावा फिर इसके अलावा जैसे हर कंपनी की अपनी अपनी फ्रेगरेंस आती है फ्रांस से ना, तो सबकी अलग-अलग चूज़ होती है, यानी कि अलग-अलग मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबू लाते हैं और फिर इसमें कंपाउंड मिलाकर हम लोग मैचिंग करते हैं। ठीक है जी, तो ये इजीएस्ट होता है काम करना या थोड़ा मुश्किल? नहीं, मुश्किल है, तजर्बा है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी थी, वो एक बोतल सी होती है, उसके अंदर काफ़ी सारा लिक्विड होता है, बस वो ऐसे ऐसे ड्रेन करते हैं, मिक्स करते हैं, वो सेंट बन जाती है, बड़ा पागल बनाते हैं लोग। असल चीज़ जो ना उसका फिक्सिंग होता है, ठीक है, फ्रेगरेंस नहीं होता, फ्रेगरेंस ऑयल नहीं होता, फिक्सिंग होता है। फिक्सर जो अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग होगा ना, तो आपकी खुशबू लॉन्ग लास्टिंग बढ़ जाएगी। अच्छा, ये वैसे जो हमें ये बड़ा लिक्विड नाचता गाता नजर आता है, बेसिकली जो फ्रेग्रेंस वो तो ऑयल में होती है ना? बिल्कुल लाजमी। ज़बरदस्त। तो वो हम कितना बेवकूफ़ बन जाते हैं, कितने सीधे लोग हम ये चेक कर लें। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं शरोज, मुझे बताना ईद पर जो फजला होता है और जो उजरी होती है, उसका क्या सही इस्तेमाल है?
क्या सही इस्तेमाल है। लेकिन सर इससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा, जैसे आपने कह रहे थे ना कि मस्जिद के वजू का इस्तेमाल शुदा पानी को हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल करें। जैसे आप मगरूब भाई के घर पे गए, वैसे ही आप हमारे पास आए। हमने सेक्टर 9 नॉर्थ कराची में 2019 में सबसे पहले एक अर्बन फॉरेस्ट बनाया था, मसनूई जंगल, जिसके अंदर हमने मस्जिद के वजू का इस्तेमाल शुदा पानी लिया था और उसको लेके आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बनाया नहीं, आज वो पूरा जंगल तैयार है। तो आप आए, हम आपको खरगोश खिलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं तो जबरदस्त। तो मुझे एक बात बताएं कि वहां पर नहीं जंगल में वो वाली बात है, कराची में जंगल वाली साइड पे जाओ तो भाई खड़ो तो मोबाइल तुमने इस्तेमाल करने में, तो ऐसा तो कुछ नहीं है वहाँ पे। सिक्योर जगह है, बाकी बात है। जंगल मैं का रोज में जो था वहाँ पे बिल्कुल एक मैदान सा था, उसमें एक जंगल का कॉन्सेप्ट एक मॉडल बनाया और साथ उसने जो पानी मस्जिद का जो वजू का मिस यूज़ होता है, यानी कि वो नालों में चला गटर में चला जाता है, गटर में चला जाता है, उसको इसने स्टोर करके और उसको चार्ज करके और उस तक पहुंचाया, उस पानी को वहाँ तक भी पहुंचाया और वहाँ पे उसने एक अच्छा फॉरेस्ट बन गया, मतलब एक अच्छा सायादार जगह बन गई वहाँ के ऊपर। जैसे कि अभी आपका सवाल है कि हमारी तो कोशिश ही ये होती है ना, क्लीन एंड ग्रीन एक्टिविटीज़ करना, चीज़ आउटडोर प्लांटेशन, इंडोर प्लांटेशन, वर्टिकल गार्डन, किचन गार्डनिंग, कंपोस्ट बनाना। इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट हमारा चीज़ों को रिसाइकिल करना। अभी आप देखिए हर कोई गाय लेकर आया है, उसके साथ उसने भालू मिट्टी रखी है, उसमें गाय का फुजला भी मिला हुआ है। तो इस मिट्टी को बाद में कचरे के अंदर फेंक देने से अच्छा ये है कि इसको रिसाइकिल किया जाए। मैं आपके प्रोग्राम से गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, महकमा बागात भी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी है, कि वो फुजला उठा के दूर जाके कहीं दराज में जाके डंप करते हैं। वो अगर जो ग्रीन बेल्ट्स हमारे शहर की खाली पड़ी हुई हैं, इस पे हम बकेट्स लगा दें, एक्सीवेटर से गड्ढे कर दें बड़ा, और वहीं का जो फुजला है उस इलाके उन गड्ढों में डालना शुरू कर दें, तो 2 महीने बाद वो हमें ब्लैक गोल्ड की सूरत में मिल जाएगा, जो लाखों करोड़ रुपए की। अगर 2 महीने बाद वो जगह बचेगी, वो 15 दिन बाद ही खोद देंगे, अगर खोद sell out देते हैं ना, नहीं मसला ये है। वो जगह बची तो मिलेगा, वरना तो खुद जाती है। उसको या तो ये कर ले, या तो शहरी खुद अपने मदद आपके तहत उन फजलाओं को अपने इलाके के पार्क ग्राउंड के अंदर डालें, अपने क्यारियों में डालें, क्योंकि ये एक ब्लैक गोल्ड है, एक बेहतरीन खाद मिल जाएगी। और उसके बाद जब आप इसमें जुलाई और अगस्त के अंदर मानसून का सीजन होगा, उसमें जब शजरकारी शुरू करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको शहर के अंदर। मतलब मुफ्त में काम हो सकता है, मुफ्त में काम वो हो वाली सकता है। चीज की चीजें आपको किस तरीके से खुद हैंडल करनी देखेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए मुस्कुराती सबावत, ज़ीशान नज़र। जी ना, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ जी हमारे मरगूब अब्बासी साहब कुछ कह रहे थे कि भालू मिट्टी और रेत का क्या। मैं ये कह रहा था कि शाहरोज का जो ये आइडिया है, इसको ज़ाया नहीं किया जाए। मतलब हम सही। हर चीज़ को रिसाइकिल चाहते हैं कि हम रिसाइकिल कर लें और इसको इस्तेमाल के काबिल बनाएं, ना कि हम कल को ख़रीद रहे होते हैं महंगी महंगी। तो उसको कोई हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ टाउन्स हैं, कोई ऐसा अरेंजमेंट करें कि किसी अच्छे बड़े पार्क में किसी जगह खाली वहाँ उनको डंप करवा दें और लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट दें। बहुत से लोग शजरकारी कर रहे हैं, बाहर उनको खाद मट्टियाँ ख़रीदनी पड़ती हैं, वो उनको ऑफर दे सकते हैं कि आप आए हमारे पास। लेकिन वो भालू मिट्टी में जितना वो चले 5-6 दिन का तो समझ आता है, लेकिन वो एक दिन के अगर लेकर आते हैं और भाली मिट्टी तो हर कोई डालता है कि बैल या गाय जो है वो फिसल ना जाए, तो उसमें इतना वो खाद बन जाएगी इसीलिए। नहीं, मतलब ये है कि वो मट्टी भी आएगी, खाद भी साथ में आएगी, तो वो दोनों जब चीज़ें आएंगी वहाँ पे तो अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा लोगों को। हम लोग पॉट्स कल्चर पे काम सारा कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है। तो अब मसला जब आता है, किसी बच्चों को सिखाना चाहते हैं, घर में लोग मट्टी नहीं है हमारे पास, मट्टी खाद की प्रॉब्लम उनको। तो अगर ये आसान कर दिया जाए कि मोहल्ले के लोग इकट्ठे हों और वो रख लें और वो ग्रीन बेल्ट पे इस्तेमाल कर दें, अपने घरों की क्यारी में इस्तेमाल कर लें, अपने छतों पे बागबानी करें। फ्लैटों के ऊपर इतनी बड़ी जगह होती है, वहाँ के ऊपर कुछ लोग मिलके छत का कुछ पोर्शन ले लें और उस पोर्शन के ऊपर अपनी हरियाली करें। असल में आजकल लोगों को तो ये रूट्स निकल आएंगी, दीवार खराब हो जाएगी, पानी चपक में अवेयरनेस नहीं है ना इस किस्म की, तो ये फजूल की बात है। क्योंकि मैंने आपका वो फील किया है कि जो आपका पूरा गार्डनिंग एरिया वो पूरा शेड के अंदर है। जब हम गए थे तो वो पूरा पत्तों से ढका हुआ, तो नीचे इसका मतलब ठंडक होती होगी उस जगह पे। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ जाता है। कहाँ जब वो नहीं था तो नीचे तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं अब कहाँ है, लेकिन आज हम इजीली कंफर्टेबल रह रहे होते हैं, इसलिए कि वो तारा ऊपर मैंने मैक्सिमम ग्रीन किया उसको। तो लोग क्यों नहीं करते अपनी छतों के ऊपर? अगर इंडिविजुअल नहीं है, फ्लैट्स है, फ्लैट पे भी मुश्किल है, तो वो फ्लैट में कुछ लोग मिल जाए, अपनी बड़ी छत होती है उसका कुछ पोर्शन ले लें। यही जो पर्माकल्चर की बात कर रहा हूँ, इसी स्टाइल के ऊपर वो वहाँ मट्टी खाद वगैरह ये सब थोड़ी सेफ्टी करके अरेंज करें और उसमें अपनी सब्जियाँ, अपने फल फ्रूट कुछ ना कुछ उगाएं, हरियाली तो करें, अपने बच्चों को तो दिखाएं ले जाके।
हमने अपने आप में जान छुड़ाने के लिए कार्टून देखो, प्ले गेम देखो, ये मोबाइल दिया चलेगा। इससे अच्छा है कि बच्चों को ज़रा सा अपने साथ लगा लें इस चीज़ के अंदर, तो खुद भी उनको अच्छा लगेगा, वो भी नेचर से करीब होंगे और हमारे यहाँ हरियाली और खूबसूरती भी होगी। जबरदस्त जी, आपकी तरफ आते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा, प्यारी बात मुझे ये बोली। बताएं कि अब अगर बात करते हैं कि ZS फ्रेग्रेंस का जो पेज है वहाँ पर अगर कोई, आजकल हर कोई डिस्काउंट की बात कर रहा होता है भाई, ये कोई बात चलती है, तो वहाँ पे कोई डिस्काउंट ऑफर किया आपने पेज पे? जी बिल्कुल, यानी कि हमने 3+1 की स्कीम चलाई हुई है इस वक्त। 3 दिए और 1 मुफ्त। जी, एक फ्री। ठीक है। तो असल में लड़के क्या करते हैं, 4 बंदों के चारों इकट्ठे पैसे डालते हैं, वो फिर पैसे बच जाते हैं उनको, तो वो वाली बात है कि थोड़ा सस्ता मिल रहा है, ये भी काम सस्ते अच्छा में है। पड़ जाता है। सही। तो अगर ये कैश ऑन डिलीवरी है या क्या उसका है? अगर इन बिटवीन कराची कोई मंगवाता है तो कितने पैसे लगते हैं, और आउट ऑफ कराची कोई मंगवाता है तो कितने दिन लगते हैं डिलीवरी होने में? डिलीवरी होने में 3 दिन लगते हैं, अगर आउट ऑफ कराची होता है तो कराची में तो एक ही दिन में आपको उसी दिन मिल जाता उसी है। दिन मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये और कैश ऑन डिलीवरी का जो है वो ऑनलाइन, कैश हाँ कैश ऑनलाइन कर ऑनलाइन कर सकते हैं? ऑनलाइन नहीं तो वो आने से पहले होता है या आने का? क्योंकि कराची में आजकल ये भी है ना, चीज़ ले लेते हैं फिर मार के बेचारे राइडर को भेज देते हैं। आने से पहले। आने से पहले, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अपकमिंग मूनसून की क्या तैयारी है? वैसे मूनसून लग नहीं रहा कराची में होगा। लगता तो नहीं, लेकिन ऑफिशियल इन पेपर्स, लफ्ज़ों में, बयानात में, इन चीज़ों में, इमरजेंसीज के डिक्लेरेशन में तो आ ही जाता है ना कि मानसून देखते देखते वो जुलाई भी निकलता है, सून हो जाता है, अगस्त मून भी निकल जाता है। है। इक्का दुक्का पहले हम कोई सून बात लेते हैं, फिर रात में मून देख लेते, कहते मून एंड सून। दोनों चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशंस तो करनी चाहिए। तो कुदरत है आपको रहमतों की बारिश बहुत सारी बरसा दे। अब तो कुछ और भी मौसमों के नाम आ गए हैं, तो उसकी वजह से कभी हल्की बारिश, कभी अचानक बारिश, कभी आंधी, कभी बहुत ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें अब थोड़ी सी वेरिएबल हो गई हैं। तो हमें चाहिए कि ये मानसून तो वैसे बड़ा आइडियल टाइम है गार्डनर्स के लिए, या जो लोग गार्डनिंग करना चाहते हैं। इसमें बड़ी इजी चीज़ें ग्रो होती हैं, तो वो अपनी मट्टी खाद तैयार रखें, अपने पॉट्स को तैयार रखें, अपनी क्यारियों को तैयार रखें, कलमें वो लगा सकते हैं, अपने पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी, जैसे मोतिया है, चमेली है, बुगनवेलिया है और रात की रानी है, इन सब चीज़ों की कटिंग्स लगती हैं। और ये बारिश का जो मौसम होता है ना, चाहे बारिश ना भी हो रही हो, तब भी मॉइस्चर हवा में हो जाता है, माहौल, बाद क्लाउड्स भी आ जाते हैं, तो उनमें लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। और इसी तरह बीज वगैरह भी उसमें अच्छे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की भी तैयारी रखें। हाँ, और साथ साथ ये जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि इन्होंने कई कुओं को जो डेड पड़े थे खोल के, हम साथ ही रहते हैं एक तवील अरसे से, तो वो उनको रिचार्ज किया और सारे पानी जो बह के ज़ाया जाता था उसको ला के टर्न करके ना और उसके अंदर गिराया। कौन सा पानी? गटर वाला? ये से हमारी प्रैक्टिस ये है कि बारिश का पानी। अच्छा, ओके। इलाके का जो क्योंकि बारिश कम होती है ना यहाँ पे। बारिश का पानी जो नदी नालों में चले जाता है, तो हम उसको बंद बांध के किसी पार्क या ग्राउंड में ले जाते हैं या पुराने कुएं में ले जाते हैं। माजी में जो हमारे शहर में कुएं बने हुए 30-30 फीट के, तो उसमें ले जाते हैं। तो कहाँ कहाँ है कुएं, जरा बताएं। ये हमने सेक्टर 9 नॉर्थ कराची के अंदर ही काम किया है। उसके अलावा फटल बी एरिया के अंदर हमने काम किया। कुआं है वहाँ पे? कुआं है, पुराना कुआं था, खुशक हुआ था, तो हमने रोड पे एक बेरियल बनाया। नजर नहीं आएगा, वरना लोड वाले तोड़ के जाते कि ये कुआं क्यों वो है। पार्क के अंदर बना हुआ था ना, हाँ, तो उनको बारिश नजर नहीं का आएगा। सारा पानी मैंने कुएं में भरा, और यकीन मानेंगे बारिश हो रही, कुआं फुल हो गया, और 24 आवर्स के बाद वो पूरा कुआं खुश इतना यानी क्योंकि जमीन के अंदर माजी में 90s में 10 से 15 फीट पे मीठा पानी होता था। आज 250 से 300 फीट की बोरिंग हो गई है। तो बारिशों में हमारी यही प्रैक्टिस होती है कि जो पानी जाया हो रहा है नदी नालों में जाके, उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में इस्तेमाल करें। तो शहर में- उसके बाद मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि वो खुश तो हो गया, ठीक है, तो उसके बाद कोई इफेक्ट आया? बिल्कुल। मैंने जब ये 2018 में पहली प्रैक्टिस की थी अपने इलाके में, तो लोग बोल रहे थे यार वो मच्छर हो जाएगा, इसमें डेंगू हो जाएगा, नहीं करो। लेकिन वक्त गुजरता गया, उसके साथ साथ आज मेरे इलाके की बोरिंग के अंदर वाजे लोगों को फर्क महसूस हुआ। एक तो खारापन कम हुआ, उसके ऊपर से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी बढ़ा। तो मैं आज ऑफिस में भी अगर होता हूँ, पीछे बारिश हो रही होती है, तो लोग मुंडेर बना के उस पानी को उस कुएं की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, ताकि वो रिचार्ज होना शुरू हो जाए, उस ग्राउंड के अंदर पानी आना अच्छा, शुरू हो जाए। हमारे यहाँ पर ना काम नहीं करना, लेम एक्सक्यूजेस बड़े देने हैं, जिसके अंदर डेंगू आ जाएगा, वो वाली बात है। मुझे तो अगर कोई ऐसा बोले, बोलूंगा आप जैसे नाग बैठे हुए हैं तो मरे, हम नहीं मरे ना, तो डेंगू हमें क्या मारेगा। नेगेटिव तो बंदा दिखाते हैं, बड़ी ज़्यादातर। पुट्ठी चीजें बहुत बताते नेगेटिव हैं। दिखाते अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब क्योंकि डे बाय डे हम दर्जा हरारत हर साल एक नया बयान सुनते हैं, पिछला साल से ये साल गर्म होगा, कभी हमने ये नहीं सुना कि अगला साल बहुत नॉर्मल होगा, मौसम बड़ा फ्लैंटिवेंट रहेगा या फ्लेक्सिबल रहेगा। हम यही कहते हैं कि इस साल पिछले से ज्यादा तबाही कौन गर्मी होगी या ABCD जो भी। तो मुझे बताइए कि उसमें शजरकारी
का क्या किरदार है, नौजवान नस्ल को किस तरीके से इसमें इंडोर्स करना चाहिए? आप जैसे देखते हैं ना कि दुनिया भर के अंदर एक SDGs होती हैं और SDGs के अंदर पॉइंट 13 जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और उन्होंने जो इस इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स हमें दिए हैं, पहला उन्होंने हमें सेफ वाटर का कॉन्सेप्ट दिया, फिर प्लांट अ ट्री का कॉन्सेप्ट दिया, फिर सेफ ट्री का कॉन्सेप्ट दिया, फिर क्लीन एंड ग्रीन का ऑप्शन, सफाई का ऑप्शन दिया। ये इन्होंने अभी दिया ना 1970 के अंदर। अगर हम आज से 1400 साल पहले जाते हैं तो हमारे नबी ने भी ये तमाम पैगामात हमें दे दिया कि दरिया के किनारे पे भी वजू करो तो पानी ज़ाया नहीं करना। सेफ वाटर का कॉन्सेप्ट हमें ही मिलता है। तुम्हें कयामत नजर आ जाओ, तुम्हारे हाथ में झाड़ हो तो वो भी लगा दो, तुम्हारे लिए राह निजात का जरिया है। प्लांट ट्री का कॉन्सेप्ट हमें मिल गया। आपने देखा फतेह मक्का के मौके पे मेरे नबी ने फरमाया कि दरख्तों को नहीं काटना, और सफाई निफ्स ईमान करार दे दिया। तो हम तो अपने दीन को फॉलो करते हैं। तो एक हम सबको पता है कि जब क़यामत करीब होगी तो सूरज सवा नेज़े पे होगा। ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि हम दिन बर दिन जो है आस्ते करीबी की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमारे हालात बेहतर होंगे। कराची का मौसम जून जुलाई का बेहतरीन होता था, लोग इंजॉय करने आते थे, लेकिन आज देख रहे हैं आप मई जून जुलाई में कराची के अंदर हीट स्ट्रोक आ रहा है, और इसको हम और आप रोक नहीं सकते हैं। अगर हम चाहें कि कराची का टेम्परेचर दोबारा 35 और 36 हो जाए तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि दोबारा होगा, क्योंकि ये एक माहौलियाती तब्दीली का असर है। लेकिन इसी गर्मी के अंदर हम अपने घर के बाहर से गुजरने वाले सब्जी वाले को, टिन डब्बे वाले को, किसी भी बंदे को, कोई स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसको हम एक साया दे सकते हैं अपने घर के आगे दरख्त लगा के। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पर ना अगर किसी को ये बोलते हैं कि दरख्त लगाएं या शजरकारी करें, तो विद सॉरी मैं आप दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, तो लोग पहले सुनेंगे जी, बाद में करेंगे बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है, इतना टाइम किसके पास है। विद सॉरी मैं आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब दरख्त लग कर होता है, कितना जन्नती आदमी है, इसने कितना अच्छा काम। हमारे यहाँ पर ना साथ नहीं देते लोग, क्या कहेंगे इस बारे में? हमने मुहिम यही चलाई हुई है, दरख्त लगाओ प्यारों के नाम। आपने देखा ना, अगर कराची को सैटेलाइट से देखा जाए तो सबसे ज्यादा हरियाली आपको कब्रिस्तानों में नजर आएगी। आप किसी भी कलंदरिया के कब्रिस्तान चले जाएं, अब्दुल्ला कब्रिस्तान, हमने कहा जब मरने के बाद आप कब्र पे जाके पौधा लगा रहे हो अपने दादा दादी नाना नानी के, उसके ऊपर अपनी जिंदगी अपने हाथ से लगा लो पौधा, सवाब आपको ताक़यामत मिलना है इसका। तो लोगों को देखिए अटैच कर रहे हैं ना, या तो दुनियावी एतबार से मोहब्बत कर लो आप इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा करने के लिए, या अपनी आखिरत का अकाउंट खोल लो एक दरख्त लगा के। अच्छा, एक चीज़ मैं, दो चीज़ें यहाँ पर कहूँगा कि एक तो दरख्त ज़रूर लगाएं साथ साथ, लेकिन कुछ मैंने एक आखिरत के हवाले से बात याद आई, तो मैंने ये देखा कि आप खाना ज़रूर दें, सब कुछ करें, लेकिन अगर कोई बच्चा मदरसा पढ़ना चाहता है या हिफ्स करना चाहता है तो उसका खर्चा ज़रूर उठाएं, उसके आने जाने का, कि आपका वो बच्चा जब हिफ्स करेगा, क्योंकि जब हिफ्स किया था हमने तो ये बोला गया कि 7 बंदों को आप जन्नत में लेकर जाते हैं, लेकिन आप एग्जेम्प्टेड होते हैं क्योंकि आप तो जरिया बनते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से कुरान पाक खुद दुआ करेगा कि इस बंदे की बख्शिश कर, क्योंकि इसने इस शख्स के दिल में मुझे महफूज किया। तो अपने आप का किरदार खुद देखें कि आपने किस सिम जाना है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी किसी की भी नहीं होती है। अगर यहाँ पर शेरोज की मैं बात करूँ, ये 1 खरब भी लेकर बैठा तो बोलेगा यार हालात बड़े बुरे हैं, शेरोज ऐसा ही है। और अगर यहाँ पर हमारे पास हजार है तो हम तब भी कहेंगे हजार, आपको दिन आना चाहिए। इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते स्वभाव से शान है। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ अच्छा एक और बात जो है वो अभी मुझे पता चली है, भाई को पूछेंगे। अच्छा शेरोज, मुझे ये बताइएगा कि कोनो प्लस का जो दरख्त है वो काटा जा रहा है, लोग इसको कहते हैं कि ये ज़मीन का पानी बहुत ज़्यादा चूसता है। मतलब आपका अगर लेवल ऑफ 7 है तो ये जब दरख्त बड़ा होता है ये लेवल 1 पर या माइनस पर ले जाता है, बात सही है? बात सारी ये है कि राइट ट्री रॉन्ग प्लेस। कोनो कार्पस का दरख्त आप सुन के हैरान हो गए कि आज तक जिसने भी इस बारे में बात किया है सब ने उसकी नेगेटिविटी बताई है, और आप देख रहे हैं कि शहर में सबसे ज़्यादा इसी दरख्त को काटा जा रहा है। बिल्कुल। पहले तो ये कि भाई लगाया क्यों, रिसर्च क्यों नहीं किया? जब सब कुछ हो गया तो आप काट रहे हैं इसको, तो जिसने लगाया था उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि आवाम का पैसा, टैक्सों का पैसा, इस पर मेहनत लगी, सब कुछ हुआ, और उसका खमियाजा जो है आवाम भुगत रही है। सेकंड ये कि बहुत अच्छा दरख्त है, लेकिन बात सारी ये है कि जब आपका ग्राउंड वाटर 250 से 300 फीट पे है और इसके जो रूट्स हैं 20 से 25 फीट के हैं, तो वह कैसे ग्राउंड का पानी पिएगा? ज़मीन का पानी नहीं पी सकता। बस ये सोची सजाई इस दरख्त के अंदर ये है कि ये एक दरख्त नहीं, ये एक झाड़ी है। इसको ग्रीन बेल्ट पे लगाना था, इसके रूट्स वर्टिकली नहीं जाते, हॉरिजेंटली जाते हैं। हुआ ये कि ये दरख्त 5 रुपए का मिलता था, हर बंदे ने अपने घर के आगे, हर पार्क, हर ग्राउंड में लगाना शुरू कर दिया। इसकी 0 मेंटेनेंस थी,
यानी हफ्ते में एक दिन भी पानी आपने इसको डाल दिया तो ये दरख्त अपने मदद आपकी तरह चलना शुरू हो जाता था। ग्रीन बेल्ट्स पे इसको लगाने की वजह ये थी कि इसकी मेंटेनेंस कम करनी पड़ती, इसकी कटिंग हो जाती, जल्दी ग्रो हो जाता है, रोड हरा भरा हो जाता, तो इसको वहाँ पर लगाया गया। लेकिन जब ये 5 रुपए का मिलने लगा तो हर किसी ने अपने घर के बाहर पार्क ग्राउंड में लगाना शुरू कर दिया। हुआ ये कि इसके रूट्स वर्टिकल जाने के हॉरिजॉन्टल जाने लगे। जब मेरा घर 120 गज का है और मैं कोनोकार्पस का दरख्त लगाऊंगा, उसके रूट जब हॉरिजॉन्टल जाने लगेंगे 10 से 15 फीट, तो जाहिर सी बात है वो सेवरेज की लाइन भी डिस्टर्ब करेगा, जाहिर सी बात है वो पानी की लाइन भी डिस्टर्ब करेगा। तो लोगों ने कहा यार ये पानी सूख एब्जॉर्ब कर रहा है इसलिए इसके रूट्स, नहीं भाई वो दरख्त का नेचर ही ऐसा है। तो इस दरख्त को ग्रीन बेल्ट तक रहने दो, बेहतरीन दरख्त है, इसको अपने गली मोहल्ले में नहीं लगाओ। नीम के दरख्त के 1000 के 1 लाख फायदे होंगे, लेकिन आप 80 गज के घर के बाहर नीम का दरख्त लगा दें, 30 साल बाद देखेंगे उसके रूट्स आपके टैंकी को डैमेज कर देंगे, आपके वॉल को गिरा देंगे, और 50 साल बाद उसका तना इतना बड़ा हो जाएगा। आज नाज़िमाबाद जाएं, इतने बड़े बड़े तने वाले नीम के दरख्त बैठे हुए, तो क्या अगर फिर मैं उसको काट रहा हूँ कि यार ये तो मेरी दीवार गिरा रहा है, नीम का दरख्त दीवार नहीं गिरा रहा, आपकी प्लानिंग गलत थी। आप अपने घर के बाहर शरीफे का दरख्त लगा ले, 200 साल हो जाएगा, वो आपको नुकसान नहीं देगा। आप अमरूद का दरख्त लगा लें। इसी वजह से एक बहुत प्यारे दरख्त को हमने बहुत गलत तरीके से बहुत जगहों पे लगाया और उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा ये बताइएगा कि बागवानी शजरकारी पर्माकल्चर की एक क्या मुहिम होनी चाहिए? मैंने पहले तो यही है कि हम इसका फ़र्क समझ लें कि फ़र्क क्या है। मतलब ये सब कि बागबानी भी कह रहे हैं हम, शजरकारी भी कह रहे हैं, पर्माकल्चर की भी बात कर रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं हमारे इसमें हमें थोड़ा फ़र्क मालूम होना चाहिए। देखिए जी, शजरकारी होती है कि शजरकारी के अंदर दरख्तों को जो लगाया जाता है उनको साए के ख़ास एक मकसद होता है, या फॉरेस्ट बना देना, या साया पैदा करना, या परिंदों की आमाजगाह पैदा करना, या ऑक्सीजन ज़्यादा हासिल करना, ये होता है। और अगर जो आपकी बागबानी है वो ऐसी होती है कि जनरल प्लांटेशन, जो आप शौकी अपने घर में फूल पौधे सब्जियां मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाते हैं, वो बागबानी है। लेकिन पर्माकल्चर जो होता है ये छोटे जगह के ऊपर जब दरख्त भी हों, इसमें फलदार भी हों, इसमें सब्जियां भी हों, इसका इसी का कम किचन जो यानी इसका जो वेस्ट मटेरियल है पत्तों का वही इसमें इस्तेमाल हो रहा हो, तो वही बारिश का पानी स्टोर होके इनको दिया जा रहा हो, यानी सब कुछ वही है। वो जानवर इंसान पौधों सब की एक जगह के ऊपर माहौल बना दिया जाए, तो ये है पर्माकल्चर। अच्छा, हमारे अदील भाई भी बार बार ये पूछे, मैं इनसे सवाल करने के बाद आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि अलादीन पार्क की बहुत बड़ी स्पेस है, वहाँ पर भी बड़ी अच्छा हमारे अदील भाई ने कहा कि वहाँ पर भी बड़ी बागवानी का हमने सुना था, लेकिन नहीं हुआ। इस बारे में मैं आपसे मजीद जानूंगा। मुझे ये बताइएगा ज़ियाउद्दीन भाई कि अब जो है वो वाकई में फ्रेगरेंस जो है वो भी कुछ प्लांट से भी आती है, इसके जो कुछ ऑयल्स हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने पढ़ा था, मुझे तो पता नहीं। तो मुझे ये बताएं कि जब हम ये तमाम कल्चर से ही निकल जाएंगे तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स टू द टोटली आर्टिफिशियल स्टफ। कुछ भी करें, जैसे कि अंडे चाइना ने बड़े प्लास्टिक के बना दिए, चावल आ गए, कॉलीफ्लावर बंद गोभी जो है वो भी जो है वो आपका आर्टिफिशियल मिल रही है। अब आपके काजू आर्टिफिशियल आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताएंगे जब ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल यानी बागबानी ख़त्म कर दी जाएगी, दरख्त को काट दिया जाएगा, तो हमारे तो तमाम की तमाम फ्रेग्रेंस भी आर्टिफिशियल हो जाएगी। बिल्कुल लाजमी है। तो जो जितनी आर्टिफिशियल होगी वो उतनी जल्दी गिरेगी नहीं, मतलब स्मेल उसकी। यकीन आजकल केमिकल्स ऐसे आ गए हैं वो जो ना ऑटोमेटिक यानी कि अल्टरनेट ले आते हैं आपस में, यानी कि इस तरीके से इन्हें करते करते कुछ ना कुछ तोड़ तो अल्लाह ताला निकाल ही देता है। ठीक है, समझे, इस तरीके से काम चलता रहेगा, अल्लाह ताला सबकी रोजी रोजगार तो चलाता रहेगा ना। ऐसे नहीं, देखिए अल्लाह ताला तो 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है ना, हम अपने आप से कितना प्यार करते हैं? हम अगर अपने आप से मोहब्बत करने लगे तो बात ही क्या है, हम अपने आप से ही तो मोहब्बत नहीं करते। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोहब्बत क्या, पैसा जमा कर लो, बिल्कुल, घर बना लो। मैं फिर यही बात कहूँगा, ये नहीं कि मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ या मैं दवाई अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं। प्रॉब्लम ये है कि बड़ी अच्छी बात मैंने पढ़ी थी, कि पढ़ी नहीं थी बल्कि सुनी थी, कि आपने अपने लिए क्या सामान किया, उसका डिफरेंस ये कि जो आपने अपने हाथ से दे दिया वो तो आपका अपना सामान हो गया, आखिरत में आपके काम आएगा। बाकी जो आपने कमाया वो पीछे वालों का है, वो आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई ना आपके साथ पैसा दफन करेगा, ना ही जायदाद बेचकर आपके नाम पे कुछ करेगा। हर कोई ये कहेगा
40वें तक सबको दुख होता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। 40वें तक का एक होता है कि आखिरी दिन 40वां किया, वो 35 दिन पे करते 5 दिन कम करके। 40वां आपने ज्यादा ही बोल दिया, स्वयं के बाद खत्म हो गया, ये बूढ़ी है। 40 दिन तक तो यानी कि ऐसा करते हैं, खूब लंगर लुटा रहा है। वैसे जिस टाइम बंदा हयात होता है उस टाइम जो ना कुछ भी ईमानदारी। हमारे यहाँ पे ये होता है ना कि बीमारी में आप दवाई नहीं देते और मरने के बाद कहते पहला दिन मैं करूंगा, स्वयं मैं करूंगा, बढ़ चढ़ के वो होना चाहिए। भाई मत करो, भाड़ में गया ये सब कुछ। आप उस वक्त दवाई दे दो, क्योंकि तकलीफ जब होती है ना तो वो उस इंसान को ही पता होता है कि कितनी तकलीफ होती है। अच्छा जी, आखिरी आपको मैं इनवाइट करूंगा, हमारे ईद शो पर जरूर आइएगा, अपनी नई फ्रेग्रेंस के साथ आइएगा, तोहफे लेकर, हमारे जितने कहते हैं खुशबुओं का तोहफा लेकर आएगा हमारे तमाम मेहमानों के लिए। ठीक है जी, तो आपको मैं ऑन एयर की दावत दे रहा हूँ। इनको तो हम पकड़ लेते हैं कहीं ना कहीं, बेचारे हाथ से नहीं बच सकते। अच्छा, आपसे पूछता हूँ मैं, बल्कि आप हमें अगले सेशन में भी ज्वाइन करेंगे। शरोज आपसे पूछूंगा लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। वो आपका अलादीन पार्क का क्या हो सकता है वहाँ पे बागबानी? मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर किसी किस्म की बागबानी होगी। आने वाले वक्तों में मैं पेशेंट को ही कर रहा हूँ, वहाँ एक बड़ा अपार्टमेंट प्लाजा आपको बनता हुआ नजर आएगा। अगर वैसे वो गवर्नमेंट की जगह है ना, गवर्नमेंट की जगह है, उसको तोड़ दिया गया था, तो जाहिर सी बात है अगर आप उसको बाग जीना बना रहे होते तो नजर आता। 50 पौधे लगा के कोई बाग जीना उसको नहीं बना सकता। नहीं, जितनी महंगाई है वो तो बहुत ज्यादा। 50 मैं लगा के देता हूँ 500 पौधे। बुरी बात देखें, अगर आप अमीर बंदे, हम हुकूमत बड़ी गरीब है हमारी, वो दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल को बढ़ा रही होती है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि दिल पर पत्थर रख लिया उन्होंने। मैं आपके प्रोग्राम से बोला 500 पौधे मैं वहां पर लगा के देता हूँ फलों के बाग जीना पे, लेकिन वो तैयार नहीं है वहां पर काम करने। 2 फीडर लगा दे, कराची की लाइट पूरी हो जाएगी। मकसद ये है कि हमारे यहाँ पर अक्सर कुछ भी मसले होते हैं तो ये फीडर ट्रिप हो गया, ये सब कुछ हो गया। इसी के साथ जी हेल्प डेस्क पाकिस्तान, यानी वो एनजीओ जो कि ना सिर्फ फलाह व बहबूद के लिए काम करती है बल्कि सफ़ेद पोश लोगों को इस तरीके से मदद करती है कि उनके अपने हाथ को भी नहीं पता दूसरे कि मैंने मदद की। खालिद हारून भाई जो कि ना सिर्फ रूहे रवां हैं इस चीज़ के, बल्कि वो ये ज़रूर कहते हैं कि मेरी उनसे बात हो रही थी परसों, तो उन्होंने कहा कि ज़ीशान आप मेहनत कर रहे हो लेकिन भाई लोगों में शायद शऊर उजागर नहीं हुआ। तो मैंने ये कहा कि खालिद हारून भाई हमेशा याद रखिए कि कतरा कतरा गिरकर पत्थर को रेजा रेजा कर देता है, पहाड़ों में चट्टानों को कहते हैं ना कि 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। तो हम मदद जारी रखेंगे। आपने बढ़ चढ़ कर अपने एहतियात, अपने सदकात, अपने जो भी राह अल्लाह देना चाहें, हेल्प डेस्क पाकिस्तान के अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेड है, आपने इस पर भेजना है। क्योंकि फिर मैं कहूँगा जो आपने अपने हाथ से दिया, चाहे वो 1 रुपया क्यों नहीं, वो आपके काम आएगा। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको, इवन तो मेरी जैसे कैंसर के लोग हैं जिनको दवाई मैसर नहीं है, जिनको सिर्फ एक स्लाइम वाटर लगा दिया जाता है, जिसकी बहुत तकलीफ है। तो वहाँ पर खालिद हारून भाई और इनकी तमाम जो डोनर्स हैं वो तमाम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि महंगाई ज़्यादा है और खालिद भाई के साथ हम भी मिल चुके हैं मेट्रो न्यूज़, तो आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। हेल्प डेस्क पाकिस्तान के अकाउंट में जो कि JS बैंक में है, आपने उसमें अपने एहतियात को भेजना है और भेज कर ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मैं इस वक्त तो 1000 रुपया दे रहा हूँ, मुझे 1 करोड़ वापस कर, और फिर देखिए कि रब ताला आपको किस तरीके से वापस करता है। इसी के साथ मेरे भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपका शरोज बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ब्रेक की तरफ हम रवा दवा रहेंगे। और फिर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप भलाई की तरफ बढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी ना सिर्फ मंजिलों को आसान करता है बल्कि ज़िंदगी में आपका वो बिगड़ता हुआ काम जिसको आपने कन्फर्म ठान लिया है कि ये तो बिगड़ जाएगा, होगा नहीं, वो अल्लाह तबारक व तआला बड़े इजीली करता है। तो जिस तरीके से आज हमने जाना, बड़ा डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट लेकर शहरोज आए कि हमारी जो खाद है उसको हम डिकम्पोस्ट करने के बाद या कंपोस्ट करने के बाद EBCD उसको हम कैसे अपने काम में ला सकते हैं। रात में जब हम बात कर रहे थे तो मरगूब साहब ने आपकी बड़ी तारीफ की कि शहरोज ऐसे ये बात करें वो बात करें, और बड़ी अच्छी इनकी एक बात मुझे लगती है कि जो जिसकी तारीफ होती है खुद ही करता है, अपना नाम नहीं देते कि मैंने समझाया था, मेरी शागिर्दी में पढ़ के आगे बढ़ा। तो थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। एक ब्रेक, फिर मिलेंगे एक और मेहमान के साथ। देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत। ज़ीशान।